brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, स्वागत है आपका खर्चा पानी के एक और एडिशन में। आज तेल से जुड़ी हमारे पास एक राष्ट्रीय और दो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इसके अलावा दो और खबरें भी हैं। अंशुमन जी से पहले खबरों का लाइनअप ही जान लेते हैं, फिर चलेंगे खबरों का। दर्पण खर्चा पानी के संस्करण में आप सबका स्वागत है। तेल के क्षेत्र से तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे पास हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर या हमारे आपके खर्चा पानी पर इन तीनों घटनाओं का आने वाले समय में क्या असर होने वाला है। बिजली क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण सुधार, एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने किया है जिससे राज्यों और केंद्र के बीच पावर रिफॉर्म्स को लेकर टकराव बढ़ने की गुंजाइश है। और चलते चलते हम आपको बताएंगे कि केन एनर्जी और इसकी जैसी तमाम कंपनियों को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या पिछली तारीख से टैक्स लगाने के मामले में छूट देने के बाद भी बात बंद क्यों नहीं रही है सरकार और इन कंपनियों के बीच में, जिन्होंने सरकार और सरकार की कंपनियों को दुनिया की अदालतों में चुनौती दे रखी है, वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी कीमतें और इनके बारे में क्या हो रहा है इसे जानने से। जी अंशुमन जी, सऊदी अरब ने अगले महीने एशिया में बिक्री के लिए तेल की कीमतों में 2 गुने से अधिक की कटौती कर डाली है। दूसरी तरफ खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं तेल के दाम। और तीसरी खबर, जैसा हमने पहले बताया था कि डोमेस्टिक है, सरकार ने बीते क्वार्टर में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से 48% ज्यादा की कमाई की है। तो मेरे पास इन तीन खबरों से जुड़े हुए 3 सवाल है आपके लिए अंशुमन जी। पहला, क्या ओपेक कार्टेल टूटता दिखाई दे रहा है? दूसरा, क्या तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में स्थिरता स्थायी है? और तीसरा, क्या इनकी तेल को हो रही सरकार की तेल से हो रही मोटी कमाई के बावजूद सरकार का ऑयल बॉन्ड को लेकर रोना जो है वो क्या जायज है? सबसे बड़ी खबर तेल ऑयल सेक्टर से, ग्लोबल ऑयल सेक्टर से यह है कि ये पहली बार हमको ओपेक प्लस जो दुनिया में तेल उत्पादक देशों का कार्टेल है वो टूटता दिख रहा है। और इस टूटन का इंतजार, इस प्रतिस्पर्धा का इंतजार, इस कार्टेल के टूटने का, ये दुनिया का सबसे स्थापित और सबसे बड़ा कार्टेल है जो पूरी दुनिया के हाइड्रोकार्बन एनर्जी में, खासतौर से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एनर्जी के मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है और ये तय करते हैं कि दुनिया में कीमतें क्या होंगी। इस कार्टेल का टूटने ने काफी बड़े स्तर पर दुनिया की एनर्जी इकोनॉमिक्स को, एनर्जी पॉलिटिक्स को प्रभावित करना शुरू किया है। सऊदी अरब ने डिसाइड किया कि वो एशिया के देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, एशिया के देशों के लिए अपना जो सऊदी अरब लाइट क्रूड बोलते हैं, जो उनका सबसे मेन ऑयल ग्रेड है, उसकी कीमत करीब $1.30 पर बैरल घटाएगा, जो कि $1.70 पर बैरल जो रीजनल बेंचमार्क है, जो इस क्षेत्र के तेलों का दुबई और बाकी जो क्रूड्स हैं उनसे नीचे आ जाएगा। अरामको वहां की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, उसका भारत में हिस्सेदारी भी है और भारत में उसका वो निवेश भी करने जा रही है, उसका एक समझौता भी है रिलायंस पेट्रोलियम के साथ। अरामको ने एक तरीके की प्रतिस्पर्धा बाजार में ट्रिगर कर दी है, जहां अभी तक, इससे पहले तक ऑयल और ओपेक के बाजार में ओपेक के देश जो कीमत तय करते थे उस कीमत पर ही क्रूड बेचा जाता था। दुनिया के देशों को, सप्लायर्स को वो कीमत माननी पड़ती थी और इसके अलावा बाजार की ताकतें मांग और सप्लाई उसे प्रभावित करती थी और इस हिसाब से हम देखते थे कि ब्रेंट का रेट ऊपर नीचे होता है और अमेरिकन साइड में, जहां पर अमेरिका का जो नाइमेक्स है और जो अमेरिका का क्रूड है वो अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों से जो निकलता है उसकी ट्रेडिंग होती थी। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर या फायदा या बचत उन कंपनियों को होगा जो एशिया में है, क्योंकि एशिया के जो रिफाइनर्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिसमें भारत की भी तेल कंपनियां हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वो उन्हें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से या जो बेंचमार्क कीमत है उससे सस्ता तेल मिलना शुरू होगा। इसका फायदा चीन, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया को होगा, एशिया में सबसे ज्यादा 4 देशों को, क्योंकि यही सऊदी लाइट क्रूड के या अरब लाइट क्रूड के बड़े ग्राहक हैं। अब इसके बाद 2 संभावनाएं हमारे सामने निकलती हैं। फिर हम अगली खबर पर आते हैं कि हमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह जानने के लिए। इससे हमें 2 संभावनाएं दिखाई देती हैं। एक संभावना ये दिखाई देती है कि क्या ओपेक के बाकी देश भी इस तरह से प्राइस कट करेंगे मार्केट में डिमांड लेने के लिए, क्योंकि आप सऊदी अरब ने खुला बिगुल बजा दिया इस बात का कि हमारे पास सस्ता क्रूड है, अमीरात के पास महंगा है, ईरान के पास महंगा है, बाकी देशों के पास महंगा, हमारे पास सस्ता है, हमारे पास आइए हम आपको सस्ता क्रूड देते हैं दुनिया के बाजार से सस्ता। तो ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन शुरू हो गया, तो क्या बाकी देश भी इस कंपटीशन में शामिल होंगे और इसे घटाएंगे या
दुनिया के जो ओपेक कार्टेल के देश हैं वो अपनी बाजार की कीमतों को बनाए रखेंगे उस स्तर पर, और फिर सऊदी अरब को वास्तव में घाटा होगा तेल सस्ता बेचने पर, और बाद में वापस वो उसी कीमत की तरफ लौट आएगा। ये दो संभावनाएं हैं जो हमें आने वाले समय में दिखाई देंगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात इसके पीछे है, कच्चे तेल की सऊदी अरब के इस निर्णय के पीछे, जिसके जरिए उसने एशिया के देशों के लिए अपने क्रूड की कीमत कम की है, वो ये कि तेल बाजार में 18 महीने बाद अब चीजें स्थिर हो रही हैं, स्वाभाविक हो रही हैं, स्थिरता की तरफ जा रही हैं। डिमांड के कर्व लौटने लगे हैं, इकोनॉमीज ओपन कर रही हैं, मांग आने लगी है, पूरी दुनिया में मोबिलिटी बढ़ रही है, फ्लाइट चलना शुरू हो गई हैं, लोगों ने बाहर घर से निकलना शुरू कर दिया है, कारें वाहन बाकी चलने लगे हैं। वो सब मिलकर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स को जो पूरी दुनिया में फैले हैं उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आने लगी है और उससे डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। इसलिए खासे उतार चढ़ाव के बाद ऑयल का जो ब्रेंट का लेवल है वो $70 के आसपास स्थिर होता दिखाई दे रहा है। इसे तेल की भाषा में वो स्वीट प्राइस कहते हैं, स्वीट स्पॉट कहते हैं। ये वो लेवल है जिस लेवल पर ना तो तेल की कीमतें बहुत ऊंची होती हैं जिससे कि महंगाई में आग लग जाए और दुनिया में संकट हो, और ना वो इतनी नीचे होती हैं कि तेल उत्पादक देशों या तेल कंपनियों को नुकसान हो, 60 से नीचे चली जाए। तो अब बाजार कहीं ना कहीं इस $70 के आसपास का जो बेंचमार्क है या जो $70 के आसपास का जो स्वीट स्पॉट है, इस स्वीट स्पॉट लेवल के आसपास कच्चे तेल की कीमत रखने की कोशिश करेगा। और इसलिए ओपेक देशों ने काफी लॉन्ग टर्म व्यू लेते हुए अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपने उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को बहुत तेज नहीं किया है। अमेरिका ने भी इस बात में इंटरवीन किया था और कहा था कि ओपेक को अपना उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि कीमतें और नीचे आए। पर जितनी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेस से, जो ऑयल एक्सपर्ट हैं जिनसे हमने बात की कल से, और जहां से जो जानकारियां मिल रही हैं उस हिसाब से ओपेक देश 70 से नीचे जाने की स्थिति में या तैयारी में नहीं दिखते हैं। वो इससे नीचे के स्तर पर जाने पर बहुत सारे देशों को नुकसान होगा। तीसरी बात समझना जरूरी है कि ओपेक देशों में या ऑयल प्रोड्यूसर देशों की सारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग आकार की हैं, उनकी चुनौतियां अलग अलग हैं। उसमें रूस जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, अमीरात और सऊदी अरब जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी, और बहुत सारे छोटे देश भी हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाओं का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा दारोमदार कच्चे तेल की कीमत पर है, और वो कच्चे तेल की कीमत टूटने से उनकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि उनके पास और कुछ बड़ा उत्पादन या बड़ा निर्यात नहीं है। तो क्या ये जो लेवल आ रहा है ये लेवल लंबे समय तक स्थायी रहेगा? 70 से 72 या 69 से 72 के बीच में रेंज करेगा? ये चीज हमें अगले कुछ हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगी जब हम ओपेक की सितंबर की बैठक जो मंत्रियों की बैठक इसमें होने वाली है उसमें हमें पता चलेगा। इससे पहले जो बैठक में चर्चा हुई थी वो हम खर्चा पानी में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिसर्स ने कहा था कि जो कार्यक्रम है वो उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम वो वही उसी जगह उसी तरह कायम रहेगा। बहुत ज्यादा तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा और ना उत्पादन में कटौती की जाएगी। अब जो तीसरा, अब यहां से हम भारत की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि हमारी चिंता यह है कि क्या $70 पर बैरल का क्रूड भारत का क्या मतलब है। अगर हम ये मान लें, हाइपोथेटिकली मान लें कि बाजार में अब क्रूड की कीमत 70 से नीचे नहीं जाएगी, केवल उसी स्थिति में यह खतरा आ सकता है जब कोविड की तीसरी लहर और ज्यादा भयानक हो जाए, दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं बंद होने लगे, काम धाम बंद होने लगे, लॉकडाउन लगने लगे। ये एक कैविएट है, ये एक शर्त है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सामान्य रूप से अब कीमतें ऐसे यहां रहेंगी। तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हो पाएंगी? $70 वो हाई लेवल है जहां से तो हमने कीमतों में बढ़ोतरी देखी है जी। हमारे यहाँ तो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। कहीं कच्चे तेल की कीमत जब $60-65 पर बैरल थी, उससे नीचे थी, तब भी हमारे तेल महंगा था। तो $70 पर बैरल का रेट टैक्स कम होने तक, जब तक सरकार टैक्स नहीं घटाती है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करेगा। अगर बढ़ेंगी नहीं तो 100+, 100+ के आसपास रहेगा अगर सरकारें टैक्स नहीं बढ़ाती हैं। तो अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो और मानना है कि नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ा घटनाक्रम होगा और आपको वापस भारत में पेट्रोल डीजल ₹60, ₹70, ₹65, ₹80 में मिलने लगेगा, इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है मौजूदा परिस्थितियों में, क्योंकि तेल का देश $70 पर बैरल का लेवल बनाए रखेंगे और सरकार टैक्सेशन का अपना लेवल बनाए रखेगी। अब आखिरी जो सवाल आपने पूछा मुझसे टैक्सेशन पर आता है। टैक्सेशन का लेवल कितना ज्यादा है, ये हमारे पास ताजा आंकड़ा जो अभी पिछले 3 महीने का आया है, उस हिसाब से अप्रैल से लेकर जून के बीच में सरकार ने करीब
48% की ग्रोथ पहले 4 महीनों में जो इस वित्त वर्ष के हैं, सरकार ने करीब करीब 48% ज्यादा एक्साइज कलेक्ट किया है, रेवेन्यू कलेक्ट किया है जो पेट्रोल डीजल से। और जैसा आपने कहा कि लोग अब तुलना इस बात से करते हैं कि ऑयल बॉन्ड से इसकी क्या तुलना की जाए, क्योंकि लगातार सरकार ऑयल बॉन्ड का तर्क देती है। तो जितना ये जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है ना, जो बड़ी इंक्रीज है, ये भी ऑयल बॉन्ड के पूरे साल के पैसे चुकाने के से 3 गुना ज्यादा है। तो जितना पैसा सरकार को चुकाना पड़ रहा है, उतना सरकार ने केवल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट कर लिया है। इसमें भी आंकड़े हमें बता रहे हैं दर्पण की करीब करीब ज्यादातर एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन पेट्रोल और डीजल से आया है। और अगर हम ये ट्रेंड देखें, जो इस 4 महीने का ट्रेंड है जो लगभग 32,492 करोड़ रुपए है, करीब करीब 32,492 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल कलेक्शन है, बढ़ा हुआ कलेक्शन है, जो पिछले साल से ज्यादा है। अगर हम ये ट्रेंड देखें तो हमें इस साल के अंत तक सरकार करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाएगी पेट्रोल डीजल, अगर डिमांड का पर्सपेक्टिव यही बना रहता है, लॉकडाउन नहीं लगते हैं, ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रहती हैं जैसा हमने पिछले 4 महीनों में देखा है। तो सरकार करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा जुटाएगी पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन से। अगर आप ऑयल बॉन्ड से देखें तो यूपीए गवर्नमेंट ने 1.34 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए थे, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज इस साल दिया जाना है। 32,000 करोड़ का कलेक्शन, 32 से 33,000, 32,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन सिर्फ 3 महीने में एक्साइज ड्यूटी से हो गया है। यह हिसाब किताब है जो ऑयल बॉन्ड के तर्क और एक्साइज ड्यूटी के तर्क का है। तो अब हम अगले खबर पर चलें, उससे पहले मैं रिकैप कर दें कि तेल की कीमत $70 के आसपास रहने की संभावना है। इस कीमत पर भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की गुंजाइश कम है अगर सरकार टैक्स नहीं घटाती। सऊदी अरब के फैसले से तेल बाजार में कार्टेल टूटने के संकेत मिले हैं और इससे बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है बाजार में। अन्य देश भी कीमतें घटाते हैं और अगर वो घटाते हैं तो उसका फायदा फिर भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा। और तीसरी चीज ये कि पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन अबाध गति से जारी है। सरकार मंदी के बावजूद सरकार के पास रेवेन्यू में 48%, 50% की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल से हो रही है। ये सारे ऑयल अपडेट्स का ये सार। अंशुमन जी, दूसरी खबर एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है। एनर्जी सेक्टर में डेलीगेशन से जुड़ी एक उहापोह की स्थिति चल रही है, मतलब किसकी क्या और कितनी जिम्मेदारी। अभी तक सब ट्रांसमिशन डिस्कॉम के अंदर में आते हैं। अब ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों के एसटीओ यानी स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट्स के अंदर में लाने का प्लान कर रही है। डिस्कॉम मतलब बिजली का वितरण करने वाली कंपनियां। अगर ऐसा हो जाता है, राज्यों और डिस्कॉम कंपनियों को क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही आम आदमी जो बिजली की खपत करता है उसके बिल में ये अपडेट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट से एसटीयू वो यूनिट होती है 33 केवी की वो यूनिट्स होती हैं जो स्टेट ग्रिड और नेशनल ग्रिड के बीच में लिंक करती है। यानी नेशनल ग्रिड से जो बिजली ली जाती है और जो स्टेट ग्रिड में डाली जाती है उसके बीच में जो यूनिट्स खड़ी होती हैं वो स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट होती है। हमें याद होगा, खर्चा पानी के दर्शक जो नियमित दर्शक उन्हें याद होगा कि सरकार ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के कुछ नई घोषणाएं की थी। जिन घोषणाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग करना और बहुत सारे और अलग अलग सुधार थे। उस प्रक्रिया में ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है कि सरकार ने राज्यों को ये निर्देश दिया है कि जो भी 33 केवी के पावर सिस्टम्स की ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं उन्हें अब स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट्स के तौर पर चलाया जाएगा। पावर डिस्कॉम्स उन्हें नहीं चलाएंगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि ये यूनिट्स सबसे ज्यादा घाटे में, इन्हीं से ज्यादा घाटा निकल रहा है इस प्रोसेस में, और वो घाटा डिस्कॉम्स के खाते में दर्ज होता है, वो बिजली वितरण कंपनियों के खाते में दर्ज होता है, जिन्हें सरकार उदय के जरिए एक बार बेल आउट कर चुकी है। दूसरी बार पिछले साल जो 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज आया था उसमें भी एक बेल आउट इन्हीं डिस्कॉम्स को, इन्हीं बिजली कंपनियों को दिया गया था। ये सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर राज्य सरकारें खुद या राज्य सरकारों का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, यानी स्टेट का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो स्टेट ग्रिड है, जो राज्य का ग्रिड है, अगर वो इन बीच के कनेक्टर ग्रिड को, इस कनेक्टर यूनिट्स को नहीं संभाल सकता है तो इसका सीधा रास्ता यह है कि इन्हें किसी ज्वाइंट वेंचर को दे दिया जाए, इन्हें डाइवर्सिफाई किया जाए और इनमें किसी निजी कंपनी या किसी ज्वाइंट वेंचर के साथ इन्हें चलाया जाए, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान काफी बड़ा है। इनके ऑपरेशनल लॉसेस 33 केवी वाले जो स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट हैं वो टोटल लॉसेस का करीब
4.8% है, जबकि 66 केवी वाले जो लेवल के ट्रांसमिशन यूनिट है उनका लॉस करीब करीब 1.72 से 2.39% है। राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार की तरफ से आए नए बिजली सुधारों का विरोध कर रही, इसकी पॉलिटिक्स ये है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों की तरफ से आए जो नए बिजली सुधारों का विरोध कर रही, उन्हें यह फैसला शायद आसानी से लागू करने में दिक्कत होगी और वो इसका विरोध भी करेंगी, इसका संकेत है। क्योंकि ये घाटे जो डिस्कॉम्स में दिख रहे थे और डिस्कॉम्स के घाटे केंद्र सरकार की तरफ से तमाम गारंटियों के जरिए फाइनेंस किए जा रहे थे, अब वो सीधे राज्य के बजट में दिखेंगे, स्टेट के पावर डेफिसिट में दिखेंगे। और अगर ये 4% 4.5% का घाटा वहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाता है तो राज्यों के की वित्तीय चुनौतियां बढ़ेंगी और उनके पास उन्हें इन घाटों के लिए बजटिंग करनी पड़ेगी। और अगर इनको सेल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर को या जॉइंट वेंचर पार्टनर को दिया जाता है तो वो अपने आप में एक पेचीदा राजनीतिक रूप से मुश्किल समस्या। अब राज्यों का रुख इस पर क्या होगा, ये हमारे पास इसकी जो प्रतिक्रिया आएगी तब हम स्पष्ट करेंगे। पर एक इंपॉर्टेंट लिंक है जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की दिशा में आगे बढ़ेगा और इसमें राज्य और केंद्र के बीच टकराव या असहमति भी दिखाई देगी। अंशुमन जी, मतलब पूरे अपडेट को समझ के तो यही लगता है कि स्थूल स्तर पर हम अगर ये परिवर्तन हो जाता है तो हमारे बिल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम शुरुआत में तो नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से। अब ये कहना मुश्किल है, अगर ये घाटे वापस राज्यों के खाते में चले जाते हैं तो क्या राज्य बिजली दरें बढ़ाएंगे? क्या राज्यों को इन घाटों की भरपाई के लिए अपनी बिजली और महंगी करनी पड़ेगी? क्योंकि घाटे पहले से ही डिस्कॉम्स के पास काफी बड़े हैं, राज्यों के बजट में घाटे, ये कहना अभी संभव नहीं है क्योंकि ऑर्डर अभी आया है। और दूसरा ये कि हर राज्य के बिजली घाटे और उनका बिजली बजट और उनकी बिजली व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग तरीके की, और इसीलिए भारत में आपको अलग अलग राज्य में बिजली की दरों में भी फर्क दिखाई देता है। तो कौन से राज्य में कितने एसटीयू कितने ज्यादा घाटे में है, क्या राज्य सरकारें उन्हें लेने को तैयार होंगी, उनके लिए क्या ज्यादा बारोइंग करेंगी बाजार से उनका घाटा भरने के लिए, या उसके लिए टैक्स बढ़ाएंगी या बिजली की दरें बढ़ाएंगी, ये सारी चीजें अभी तत्काल नजर आना मुश्किल है क्योंकि जब ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा तो हम इसके असर देख पाएंगे। अंशुमन जी, चलते चलते आपके पास भारत सरकार बनाम केयर्न एनर्जी से के मुद्दे से जुड़ा हुआ एक अपडेट है कि केयर्न एनर्जी ने अमेरिकी अदालत में एयर इंडिया से पैसा जमा करने के लिए कहा है। क्या है पूरा अपडेट अंशुमन जी? हाँ, अब देखिए ये एक अजीब सी पहेली जैसी हो गई है। एक तरफ सरकार और केयर्न दोनों ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के मामले में कानून ही बदल दिया है, कंपनियों से ये कहा है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए और आपकी हम डिमांड वापस ले लेंगे। अभी तक इस पूरे प्रोसेस को 1 महीने से ज्यादा होने आ रहा है, अब तो उसके रूल्स भी चर्चा के लिए सामने आ गए। पर किसी भी कंपनी ने जो इस आर्बिट्रेशन में फंसी हुई है, जिसने सरकार को अदालतों में फंसा रखा है उसने किसी ने सरकार को अंडरटेकिंग नहीं दी कि वो अपना मुकदमा वापस ले रही है। वो अभी इसी बात पर कायम है। इस बीच केयर्न एनर्जी ने यूएस कोर्ट से ये कहा है कि एयर इंडिया से वो पैसा जमा करा लिया जाए जिसके अगेंस्ट उसे ऑर्डर मिला था, क्योंकि उसका कहना यह है कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये बिक जाएगी तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। केयर्न एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि केयर्न एनर्जी बहुत जल्दी सरकार के जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऑफर है उसको मानने की परिस्थिति में नहीं दिखती है, उसका मूड नहीं दिखता है कि उसे माने। वो शायद और भी नेगोशिएशंस किसी लेवल पर चाहती है। आधिकारिक रूप से दोनों तरफ से ये बात आ रही है कि हमारे बीच में बातचीत चल रही है और हम इसके लीगल इम्प्लीकेशंस को सेटल कर रहे हैं। पर अगर वो बातचीत चल रही है तो फिर अंडरटेकिंग्स क्यों नहीं आ रही? फिर कंपनियां भारत सरकार के खिलाफ जो मुकदमे हैं और जो जब्ती कुर्की के नोटिसेज उन्होंने ले लिए हैं भारतीय एसेट्स के, उन्हें वो वापस क्यों नहीं ले रही हैं? इस अपडेट से ये भी एक और चीज समझ में आ रही है कि शायद कंपनियां, जैसा अंदाज किया जा सकता है कि कंपनियां रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के अलावा भी सरकार से कुछ और भी चाहती हैं, कुछ और भी किसी तरीके का इंसेंटिव चाहती हैं, जिसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि इस फैसले ने सरकार को एक बहुत पुराना कानून बदलने के लिए बाध्य किया था और संसद के बीचों बीच पिछले सत्र में इनकम टैक्स एक्ट में इसी वजह से संशोधन हुआ था। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया, धन्यवाद।